नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्येंद्र चौधरी। मैं इन्वायरो अकेडमी पे आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम बात कर रहे हैं एमएससी का जो कोर्स संचालित किया है इग्नू ने इन्वायरमेंटल साइंस में, उसके सब्जेक्ट फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल साइंस के बारे में। ये इस सीरीज का हमारा दूसरा लेक्चर है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने पहला जो लेक्चर है वो देख लिया होगा। काफी महत्वपूर्ण लेक्चर है और मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा इस लेक्चर में भी कि मैं आपको बहुत ही साधारण शब्दों में इस जो सब्जेक्ट में कंटेंट दिया है आपको उसको बिल्कुल सहजता से आपको समझा सकूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा डेफिनेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ इन्वायरमेंट के बारे में। जब भी हम इस टाइप के इस प्रकार के क्वेश्चन देखते हैं तो हमें बहुत ही आसान लगते हैं, पर अगर हमारे पास में सटीक कंटेंट नहीं होगा, एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होगी, तो हम अपने आंसर को बहुत अच्छे से फॉर्म नहीं कर पाते हैं। इसके लिए बेहद ज़रूरी होता है कि जो चीज़ें हमें बहुत ही साधारण दिख रही हैं उनको भी हम समझें कि असल में एक्चुअल में कोई भी डेफिनेशन जो बनाई गई है उसमें क्या क्या चीजें सम्मिलित होती हैं। तो यहाँ पे अगर हम इन्वायरमेंट की डेफिनेशन की बात करते हैं तो जो ये शब्द है इन्वायरमेंट, इसका बिल्कुल साधारण मीनिंग रखा जाता है, बताया जाता है कि भाई नेचर और जितनी भी आपके लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं आपकी सराउंडिंग में या एक ऑर्गेनिज्म की सराउंडिंग में, वो इन्वायरमेंट होता है। इन्वायरमेंट में सारे जितने भी आपके फैक्टर्स हैं लाइक बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स, सभी फैक्टर्स आते हैं, सारे एलिमेंट्स इसमें कंसिडर होते हैं और वो कंडीशन भी इसमें सम्मिलित होती हैं जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए जरूरी होती हैं। या ये कहिए कि इन्वायरमेंट में वो सब चीजें होती हैं जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को प्रभावित करती है। इसमें जैसे मैंने आपको बताया, आपके बायोटिक फैक्टर होते हैं। बायोटिक फैक्टर को हम कहते हैं लिविंग फैक्टर्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म। एबायोटिक फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर्स जो हैं उनको हम कहते हैं नॉन लिविंग फैक्टर्स। नॉन लिविंग फैक्टर्स में आप बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि लाइट हो गया है, आपका टेम्परेचर, वाटर, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट हैं, वो सब क्या हैं? एबायोटिक फैक्टर हैं। और ये बायोटिक और एबायोटिक दोनों फैक्टर मिलके एक ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं, उसके जीवन को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट जो है वो टोटल ऑल कंडीशन जो एक ह्यूमन बीइंग के या एक ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग्स में उपस्थित होती हैं, उसको आप क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट कहते हैं। इस डेफिनेशन को और थोड़ा सा अगर हम दुरुस्त करें, अच्छा करें, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि एक पर्टिकुलर जगह पे एक पर्टिकुलर टाइम में किसी भी ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ की जो कंडीशंस होती हैं उसको वहां का इन्वायरमेंट कहा जाता है। ये जो शब्द है इन्वायरमेंट, ये बेसिकली एक फ्रेंच शब्द से आया है जिसको आप कहते हैं इन्वायरन या इन्वायरन, जिसका मतलब होता है इन साइकिल या सराउंडिंग्स या अराउंड। यानी कि किसी भी वस्तु के, किसी भी चीज के, किसी भी इंसान के चारों तरफ की जो आपकी चीजें हैं, सराउंडिंग्स हैं, वो ही इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट की डेफिनेशन में हम बहुत सारी चीजें
इंक्लूड करते हैं, जैसे कि हमारे पास में एक कॉम्प्लेक्स क्लाइमेटिक सिचुएशन है, बायोटिक सिचुएशन है, सोशल कंडीशंस हैं हमारी, और आपकी एडेपिक फैक्टर। एडेपिक फैक्टर्स का मतलब है जो आपकी जमीन को बनाती हैं, ठीक है। आपकी जमीन यानी कि मिट्टी से संबंधित आपके जितने भी फैक्टर हैं वो सब आपके एडेपिक फैक्टर कहलाते हैं। और ये सब चीजें क्लाइमेटिक कंडीशन, बायोटिक सिचुएशन, सोशल फैक्टर, एडेपिक फैक्टर्स, ये सभी एक ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ जो हैं या एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर प्रभाव डालते हैं और ये निर्धारित करते हैं कि किस तरीके से एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो है अपना जीवन जिएगा। जितने भी हमारे ये रिसोर्सेज हैं वो सब हमें कहाँ से मिलते हैं? कुदरत से मिलते हैं। इसीलिए हमने स्टार्टिंग में ही ये डेफिनेशन पढ़ी है कि बहुत ही साधारण शब्दों में इन्वायरमेंट को नेचर भी कहा जाता है। इन्वायरमेंट हमें ये सब रिसोर्सेज प्रोवाइड कराता है जिससे कि धरती पे हम जिंदा रह पाते हैं, हम जो हैं ग्रोथ कर पाते हैं, और इस पूरे प्रक्रिया में हम एक संबंध जो है वो एक समन्वय जो है वो बिठाते हैं आपके लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर में, और उन दोनों के बीच में इंटरचेंज होता रहता है चीजों का। एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें हम अपने इन्वायरमेंट के बारे में अध्ययन करते हैं, इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं, उसको कहा जाता है इन्वायरमेंटल साइंसेस। इन्वायरमेंटल साइंसेस एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि हमारी जो धरती है वो किस प्रकार से काम करती है और किस तरीके से हम जो हैं अर्थ के लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को यानी कि इन्वायरमेंट को प्रभावित कर रहे हैं, और कैसे हम जो प्रॉब्लम अभी फेस कर रहे हैं उन प्रॉब्लम के साथ में डील करें। इन सभी चीजों के अध्ययन को इन्वायरमेंटल साइंसेस कहा जाता है। इन्वायरमेंटल साइंस जो है हमें ये बताता है कि किस प्रकार से जो इंसान हैं वो हमारे इन्वायरमेंट के जितने भी फैक्टर हैं, चाहे आप उनको भौतिक फैक्टर कहिए या फिजिकल फैक्टर कहिए या बायोलॉजिकल फैक्टर कहिए, उन सबको प्रभावित कर रहे हैं। आपको पता है कि जो धरती है, अर्थ है, वो केवल हमारी नहीं है, हमारे जैसी यहाँ पे बिलियंस स्पीशीज हैं, पर इंसान ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो इन सभी ऑर्गेनिज्म की लाइफ को प्रभावित कर रहा है, क्योंकि इंसान जो हैं वो अर्थ के फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स को प्रभावित करता जा रहा है। यहाँ पे एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब हम अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं तो उस डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी तकनीकी यानी कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, और वो जो तकनीकी के इस्तेमाल की वजह से जो चीजें परिवर्तित हो रही हैं दोबारा से उनको दुरुस्त नहीं किया जा सकता। अभी जिस परिस्थिति में हम यानी कि इंसान हैं वो अपनी जरूरतों के हिसाब से इन्वायरमेंट को मॉडिफाई कर सकता है, उसको प्रभावित कर सकता है, पर उसको ये जो इन्वायरमेंट को प्रभावित करने का प्रोसेस है इसको बहुत ही समझदारी से करना चाहिए, जिससे कि जितनी भी चीजें हैं हमारी धरती पे वो सभी इतनी खराब ना हो कि उनको दोबारा से रिकवर ना किया जा सके। क्योंकि हमारी जो जितनी भी टेक्नोलॉजी है
या जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं जो नेचर का एक पार्ट नहीं है, उसकी वजह से जितना डैमेज होता है उसको आप दोबारा से ठीक नहीं कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत एक ऐसा सब्जेक्ट है कि किस तरीके से हम ऐसी समस्याओं के साथ में डील करें जो कि इरिवर्सिबल है, यानी कि जो वापस अपनी स्थिति में पुनः नहीं आ सकती। इसके लिए हमें आपके जो साइंस के विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत हैं और जो टेक्निक हैं यानी कि टेक्नोलॉजी है, दोनों के बीच में समन्वय बनाना पड़ेगा। एक साइड में हमारे पास में हमारे मूलभूत साइंस के सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स हैं, और दूसरी साइड में टेक्नोलॉजी है। बेसिकली साइंस जो है वो हमें फंडामेंटल्स चीजें बताती है और उन फंडामेंटल्स चीजों का सिद्धांत का इस्तेमाल करके तकनीक बनाई जाती है। बट जो भी टेक्नोलॉजी डेवलप होती है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे इन्वायरमेंट पे, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे दिमाग में होना चाहिए। अगर हम इन्वायरमेंट के एलिमेंट्स की बात करते हैं तो अगर आप देखें जितने भी इन्वायरमेंट के एलिमेंट हैं उनको आप एक बड़े स्तर पे ब्रॉडली दो भागों में, दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हो। आप कह सकते हैं कि हमारे पास में कुछ फैक्टर जो हैं वो एबायोटिक फैक्टर हैं जो कि नॉन लिविंग हैं। इसके अलावा आप कह सकते हो दूसरा जो हमारा फैक्टर है वो हमारा एक बायोलॉजिकल फैक्टर है जो कि सांस लेते हैं, ग्रोथ करते हैं। नॉन लिविंग फैक्टर और फिजिकल फैक्टर में अगर आप कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल रखना चाहते हैं तो आप सबसे पहले कह सकते हैं जैसे कि हमारा एटमॉस्फेयर हो गया जिसमें एयर मिलती है, दूसरा हमारा हाइड्रोस्फीयर हो गया जिसमें कि हमारे वाटर्स मिलते हैं, तीसरा हमारा लिथोस्फीयर हो गया जिसमें हम सोयल को रखते हैं। वहीं पे आपके लिविंग फैक्टर्स की अगर आप बात करें तो इसमें आपके प्लांट्स आएंगे और जितने भी जीवधारी, जितने भी ऑर्गेनिज्म हमारी धरती पे मौजूद हैं, चाहे वो एक छोटे से माइक्रोब से लेके आपका बड़े से बड़ा कोई भी एनिमल आप अपने दिमाग में इमेजिन कर सकते हो, जैसे कि एलिफेंट हो गया, जिराफ हो गया, ब्लू व्हेल होगी, ये सब क्या है? ये सब लिविंग फैक्टर्स हैं। और जितने भी लिविंग फैक्टर्स जो हमारी धरती पे मौजूद हैं, धरती के ऊपर, धरती के नीचे और धरती पे पानी में, वो सब मिलके इस धरती का, अर्थ का बायोस्फीयर बनाते हैं। अगर हम इन्वायरमेंट के प्रिंसिपल्स की बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण प्रिंसिपल आप लिस्ट डाउन कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहली बात यह है कि जो नेचर है वो सब कुछ जानती है, उसे ये पता है कि क्या इस धरती के लिए अच्छा है। पर यहाँ पे एक चीज, एक गलती इंसान कर रहे हैं कि वो नेचर जो भी चीज बनाई है उसके साथ में छेड़खानी कर रही है। तो यहाँ पे हमें ये समझना बेहद जरूरी है, नेचर नोज बेस्ट। नेचर को पता है कि कौन सी चीजें आपके लिए बेस्ट है। इसीलिए अगर हम कोई भी ऐसा एक्शन लेते हैं जो कि नेचर के नेचुरल प्रोसेस के अगेंस्ट जा रहा है तो वहां पे जो नेचर का साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और हमारी जो पूरी की पूरी नेचुरल साइकिल्स हैं वो इम्बैलेंस हो जाएंगी और हमारा जो इकोसिस्टम है वो डैमेज होना शुरू हो जाएगा। दूसरा फंडामेंटल प्रिंसिपल है इन्वायरमेंट का कि जितने भी जीवधारी धरती पे मौजूद हैं वो सभी इंपॉर्टेंट हैं। ऑल फॉर्म्स ऑफ द लाइफ आर इंपॉर्टेंट। अगर आप देखें तो ये कहा जाता है कि हमारी धरती पे, अर्थ पे बिलियंस स्पीशीज हैं, पर हम कुछ मिलियंस स्पीशीज को ही अभी तक आइडेंटिफाई कर पाए हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ए नंबर ऑफ स्पीशीज तो ऐसी हैं जिनको अभी तक हम आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाए हैं।
बट अगर आप जितनी भी स्पीशीज को जानते हैं उन सभी स्पीशीज के बारे में भी सोचें तो कुदरत ने, नेचर ने हर एक ऑर्गेनिज्म को एक अपना स्पेसिफिक रोल दिया है। हर ऑर्गेनिज्म जो है उसका एक फंडामेंटल रोल है हमारी नेचर में। जैसे कि आप बहुत ही एक साधारण से एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं कि एक बटरफ्लाई है, तितली है, वो यहाँ पे हमारी अर्थ पे मौजूद है और उसका अगर आप देखें तो आपके जीवन में हो सकता है कोई रोल ना हो, बट पोलिनेशन में वो कितना इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले कर रही है। वहीं पे हम मधुमक्खी यानी कि जिसको बी बोलते हैं उसकी बात करें तो आप ये जान के हैरान होंगे कि मधुमक्खी को दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म जो है घोषित किया जा चुका है। वहीं पे आप और एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे कि एलिफेंट हो गया, वेल हो गया, आपका कितने सारे ऐसे जानवर हैं, एनिमल्स हैं कि जिनका रोल जो आप देखेंगे समझेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि कितना महत्वपूर्ण रोल जो है ये हमारे नेचर में, इन्वायरमेंट में प्ले करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जितने भी लाइफ की फॉर्म्स हमारी धरती पे मौजूद हैं वो सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ये हमें समझना चाहिए। वहीं पे तीसरा फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि हमारे संसार में, हमारी अर्थ में जितनी भी चीजें हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू एवरीथिंग एल्स। जैसे कि आप बहुत ही छोटे से एग्जाम्पल या डेफिनेशन से ये चीज समझ सकते हैं कि एक इकोसिस्टम की डेफिनेशन भी यह बोलती है कि इकोसिस्टम एक ऐसा स्थान है, ऐसी जगह है जहां पे बायोटिक फैक्टर्स जो हैं एबायोटिक फैक्टर्स के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, दोनों के बीच में जो है इंटरचेंज होता है एनर्जी का और मटेरियल का। तो आप कह सकते हैं कि हर एक चीज चाहे वो बायोटिक है या एबायोटिक है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगला हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल है एवरीथिंग चेंज। इन्वायरमेंट एक बहुत ही डायनेमिक प्रोसेस होता है, ठीक है, या ये कहिए कि इन्वायरमेंट के अंदर चलने वाली जो चीजें हैं वो लगातार बदलती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं। जैसे कि आप भी बदल रहे हैं। जब आप छोटे थे तब आप यानी कि बचपन में एक अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म थे। अब आप बड़े हो गए हैं, आप वैसे नहीं रहे, आपकी आदतें बदल गई हैं, आपका बात करने का तरीका बदल गया है और आपका इन्वायरमेंट के साथ में इंटरेक्ट करने का तरीका भी बदल गया है। वैसे ही आप देख सकते हैं कि कितनी सारी चीजें हैं जो हमारी सराउंडिंग्स में हैं और वो बदल रही हैं। पर यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ये आ जाता है कि ये बदलाव जो है अगर कुदरत करती है तो वो एक अपने तरीके से एक डिफाइन फ्रेम में रह के बदलाव कर रही है। पर अगर आप टेक्नोलॉजी या ह्यूमन इंटरफेरेंस की बात करें तो ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से ये बदलाव जो है बहुत तेजी से हो रहा है और इस बदलाव की वजह से बहुत सारा ऐसा नेचर का प्रोसेस है जो इम्बैलेंस हो रहा है, बिगड़ रहा है और धीरे धीरे हमें जो है नेचुरल डिजास्टर की तरफ लेके जा रहा है। अगर हम बात करें अगले फंडामेंटल प्रिंसिपल के तो आप कह सकते हैं एवरीथिंग मस्ट गो समवेयर। कोई भी चीज जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। इसका क्या मतलब है? आप बहुत ही साधारण से शब्दों में समझिए।
आपने एक छोटी सी कैंडी ली और उस कैंडी से आपने रेफर से अपना कैंडी निकाल ली और रेफर को डंप कर दिया और आप वहां से मूव करके अपने घर की तरफ चल देते हैं। अब वो कैंडी का रेफर जो है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो जो आप रेफर फेंक के आए थे वो डिसअपियर हो गया है। वो संसार में ही है, वहां से वो उड़ेगा, उड़ के कहीं और जाएगा, कहीं और जाएगा, पर धरती के किसी न किसी कोने में वो मौजूद रहेगा। वैसे ही गैसेस हैं, एक जगह से वो रिलीज होती हैं, दूसरी जगह पे वो मूव करती हैं। तो इस प्रकार आप कह सकते हो कि कोई भी चीज जो है एक बार हमारे प्रोसेस में आती है तो वो एक बहुत ही लंबे साइकिल से होके गुजरती है। इसीलिए हमें अपने हर एक्शन का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप एक सिंपल चॉकलेट का रेफर भी डंप करते हैं तो वो एक पूरे साइकिल से होके गुजरेगा। अगर आपको वो दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गायब हो जाता है। वो कहीं ना कहीं पे उसका एग्जिस्टेंस रहता है और उसे एक लंबे प्रोसेस से होके गुजरना पड़ता है। अगला हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि जो हमारी धरती है उस पे जितने भी रिसोर्सेज मौजूद हैं वो सभी जो हैं अनंत नहीं हैं, वो लिमिटेड स्टॉक में हैं। अगर आप अर्थ के रिसोर्सेज को देखो तो आप ये समझ सकते हैं कि हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक है रिन्यूएबल रिसोर्सेज और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये वो रिसोर्सेज हैं जो कि रीजनरेट होते हैं, जैसे कि हम ऑर्गेनिज्म, पानी, हवा और सभी पेड़ पौधे, ये सभी रीजनरेट होते हैं और इन सभी के रीजनरेट होने की अपनी एक दर है, अपना एक रेट है। उस रेट से ये चीजें लगातार रीजनरेट होती रहती हैं। पर हमारे नेचर में बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं जो कि रीजनरेट नहीं होती। उन्हीं सभी रिसोर्सेज को नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहा जाता है। ये रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं कि अगर आप इन रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर लेते हैं तो ये दोबारा से नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे हमारे लिए दो प्रकार की समस्याएं हैं, या ये कहिए कि हमें दोनों रिसोर्सेज को अलग अलग तरीके से डील करना चाहिए। पहली चीज तो ये है कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हमें इस स्पीड से, इस रेट से, इस दर से यूज करना चाहिए कि उसे सफिशिएंट टाइम मिले रीजनरेट करने का। और दूसरा है आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, उनको हमें इस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए कि उनके खत्म होने की जो गति है, जो स्पीड है, वो कम रहे, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा हमारी जो जनरेशन आएंगी वो उनको देख सकें। ये नहीं होना चाहिए कि हम आज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके उन्हें खत्म कर दें और हमारे आने वाली जनरेशन जो है उनको ये पता भी ना चले कि ऐसी भी कोई चीज धरती पे हुआ करती थी। इस पूरे प्रक्रिया में क्या हो रहा है कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं अपने अपने तरीके से कम हो रहे हैं और उनका जो क्वालिटी है वो भी लगातार डिग्रेड हो रहा है, बिकॉज हम ये नहीं जानते कि आप जो पोल्यूशन कर रहे हैं या जिस स्पीड से आप पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं या जिस तरीके से हम अपनी टेक्नोलॉजी को इन्हांस कर रहे हैं बिना उसके ये जाने कि ये टेक्नोलॉजी हमारे नेचर में क्या कर सकती है, ये प्रोसेस दोनों
प्रकार के रिसोर्सेज पे एक्स्ट्रा बर्डन डाल रहा है, उनको प्रेशराइज कर रहा है, जिससे कि रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं। अगला हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल है नेचर इज ब्यूटीफुल एंड वी आर जस्ट मैनेजर ऑफ दिस ऑल रिसोर्सेज और दिस नेचर। ये जो नेचर है ये अपने आप में बहुत खूबसूरत है और हम केवल इसके मैनेजर हैं, मालिक नहीं हैं। हमें इंसान के रूप में जन्म मिला है और हम जो हैं कुदरत की बनाई हुई सबसे बुद्धिमान क्रिएशन हैं। हम सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं, हम अपने दिमाग का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी जो बुद्धिमानी है वो कुदरत ने हमें गिफ्ट दी है। हम अपने आप को इस तरीके से देखते हैं कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम इस धरती के मालिक हैं। ये एक बहुत बड़ी भूल है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, हम अपनी चीज़ों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनको डिग्रेड कर रहे हैं और लगातार जो हैं इस धरती को हम नष्ट करते जा रहे हैं। अगर यही प्रक्रिया रही तो एक दिन जो धरती है वो इस लायक नहीं बचेगी कि हम इसमें रह सकें, क्योंकि ये सच है कि इंसान जो हैं वो इन्वायरमेंट यानी कि नेचर के बिना नहीं रह सकते हैं। यहाँ पे सभी जीवधारी सारे प्रोसेस अगर चलेंगे तो ही इस धरती पे जो लाइफ है वो सस्टेन करेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है कि केवल इंसान एक स्पीशीज बचे और बाकी सारी स्पीशीज खत्म हो जाए, रिसोर्सेज डिग्रेड हो जाएं, तो इंसान जो है यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें इसका ध्यान रखना चाहिए और जो कुदरत ने हमें दिमाग दिया है उसका इस्तेमाल करना चाहिए सही तरीके से। हमें अपनी नेचर को बचाना चाहिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा और आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। अगर आपके कोई डाउट हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिख के अपने सजेशन दे सकते हैं। आप हमसे जुड़ सकते हैं बच्चों। इन्वायरो अकेडमी जो है स्पेशलिस्ट हैं हम इन्वायरमेंटल साइंस नेट JRF के, पर इन्वायरमेंट के फील्ड में बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट हैं, बहुत सारे काम हैं, बहुत काम करते हैं इन्वायरमेंट पे हम। आप हमसे जुड़ सकते हैं। ये मेरा नंबर है 7696180020। इस नंबर पे आपने अपना नाम, ईमेल एड्रेस और जगह का नाम लिख के व्हाट्सअप कर देना है, हम आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर लेंगे। दोस्तों सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जियो बच्चों, टेक केयर।